The ego of the supreme leader. We'll be happy to support as long as it comes to our joint parliamentary committee. प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मनसा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बातें आती जग में, अपना सर्वस्व लगा कर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है, मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूँ। तो आज सबसे पहले बात एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की कर लेते हैं। 18वीं लोकसभा में शीतकालीन सत्र के 17वें दिन एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा के पटल पर रखा। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया। बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का मौका दिया गया। कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। पहली बार नए संसद भवन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई गई। वोटिंग के दौरान बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। अब आपको बता दें कि बिल को विचार के लिए जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जाएगा। कानून मंत्री ने खुद कहा है कि वो इसके लिए जेपीसी का प्रस्ताव करेंगे। अगले 1 से 2 दिन में लोकसभा स्पीकर जेपीसी की घोषणा करेंगे। कई दलों की तरफ से इसे जेपीसी में भेजे जाने की सिफारिश की गई है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। आज भारत की बात में हम इन्हीं सवालों का जवाब आपको देने जा रहे हैं। जैसे एक देश एक चुनाव के प्रावधान कब से लागू हो सकेंगे, एक देश एक चुनाव के तहत पहली बार एक साथ चुनाव कब होंगे, एक देश एक चुनाव लागू करने से देश का क्या फायदा होगा, जेपीसी में जाने के बाद बिल की आगे की राह क्या होगी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिलने जा रहा है। इस बिल को आसान ढंग से समझाने के लिए हमने Q&A यानी क्वेश्चंस एंड आंसर फॉर्मेट वाला एक डेटा टैबलेट आपके लिए तैयार किया है, ताकि बिल से जुड़ी हर जरूरी जानकारी बेहद सरल यानी आसान भाषा में आप समझ पाए। पहला सवाल है कि एक देश एक चुनाव कब लागू होगा। इसका जवाब यह है कि 2029 लोकसभा चुनाव के बाद ही इसके लागू होने की संभावना है। दूसरा सवाल यह है कि एक देश एक चुनाव के तहत पहला चुनाव कब हो सकता है। तो आपको बता दें कि 2034 से पूरे देश में एक साथ चुनाव होने की संभावना है। एक सवाल यह है कि 2034 में एक साथ कितने चुनाव की संभावना है। तो इसका जवाब यह है कि लोकसभा के अलावा 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा का चुनाव 2034 में करवाया जा सकता है। एक जरूरी सवाल यह भी है कि अगर केंद्र में सरकार समय से पहले गिर जाए तो क्या होगा। अगर ऐसे हालात बने तो बाकी कार्यकाल के लिए सिर्फ लोकसभा का चुनाव करवाया जाएगा। आपके मन में यह सवाल भी होगा कि अगर किसी राज्य में सरकार तय समय से पहले गिर जाए तो क्या होगा। तो आपको बता दें कि बचे हुए कार्यकाल के लिए उस राज्य में विधानसभा का चुनाव होगा। सबसे अहम सवाल यह है कि अगर किसी राज्य में 2031 या 2032 में चुनाव होता है तो अगला चुनाव कब होगा। इसका जवाब है कि अगला चुनाव 2034 में ही होगा। उस विधानसभा का कार्यकाल छोटा कर दिया जाएगा। आखिरी सवाल यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ लोग कैसे वोट डालेंगे। इसका जवाब यह है कि हर मतदाता एक वोट लोकसभा के लिए और एक वोट विधानसभा के लिए डाल सकेगा। हालांकि इस बिल के कानून बनने की राह में अभी कई अड़चनें बाकी हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और टीएमसी सब बिल का विरोध कर रही है। बिल पेश होने के साथ सियासी गलियारों में इसके पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी तेज हो गई। के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। Constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. बिल के इंट्रोडक्शन में ही इनको सभी चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रही है। इन्होंने जो चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनके समय में की वो भूल गए। बीजेपी इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है और देश में तानाशाही लाना चाहती है। चुनाव खत्म करेंगे ये लोग। मोदी जी या भाजपा ही हमेशा इस देश के शासन में रहे, ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इनका वो मुद्दा नहीं है। वन नेशन नो इलेक्शन। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म करना ये लोग चाहते हैं। अब मोदी जी जो करना चाह रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ये संविधान विरोधी है। पर 1971 तक जब नेहरू जी, सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा जी के नेतृत्व में साइमल्टेनियस इलेक्शंस होता था, तब सब संविधान के प्रकार होता था।
राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब तक एक देश एक चुनाव से जुड़ी बेसिक जानकारी हमने आपको दी, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के कई तकनीकी पहलू भी हैं। जैसे बिल के प्रावधानों को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, इस पर राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी, इसको समझाने के लिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आप ये रिपोर्ट देखिए। हमारी गारंटी है कि ये रिपोर्ट इस विषय पर आपकी जानकारी को विस्तार देगी। जो सदस्य इसके पक्ष में वहां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, एक देश एक चुनाव बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। अगर बिल की राह में कोई अड़चन नहीं आती तो संभावना है कि 2029 में अगले लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक के दिन संविधान संशोधन के प्रावधान लागू होंगे। लोकसभा की पहली बैठक के दिन राष्ट्रपति की तरफ से पब्लिक नोटिफिकेशन के जरिए इस संशोधन संविधान के आर्टिकल 82A को लागू किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन की तारीख को अपॉइंटेड डेट कहा जाएगा। इस अपॉइंटेड डेट के बाद विधानसभा चुनाव के जरिए गठित होने वाली सभी विधानसभाएं 2034 में ही लोकसभा का 5 साल का कार्यक्रम खत्म होने के साथ ही भंग हो जाएंगी। लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव आयोग लोकसभा, सभी विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आम चुनाव करवाएगा। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि किसी राज्य में लोकसभा के साथ चुनाव नहीं करवाए जा सकते, तो उस राज्य में चुनाव की तारीख आगे बढ़वाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की जाएगी। चुनाव आयोग की सिफारिश पर गौर करते हुए राष्ट्रपति उस राज्य में चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का आदेश दे सकते हैं। जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव लोकसभा के आम चुनाव के बाद हुआ हो, उसकी विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल खत्म होने के साथ ही खत्म हो जाएगा। इस राज्य में विधानसभा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करते वक्त चुनाव आयोग ये जानकारी देगा कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने की तारीख क्या है। चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक से 5 साल बाद का वक्त लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल माना जाएगा। अगर लोकसभा इस पूर्ण कार्यकाल में खत्म होने से पहले भंग होती है, तो भंग होने से पूर्ण कार्यकाल के बीच के समय को अनएक्सपायर्ड टर्म कहा जाएगा। एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति और समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने कहा है कि इसे अपनाने से देश के आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी। कि यदि जब ये लागू हो जाएगी तो देश की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ का रेशियो जो है 1 से 1.5% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। इस बीच बिल से जुड़ी जरूरी जानकारी ये भी है कि पूर्ण कार्यकाल खत्म होने से पहले लोकसभा के भंग होने की स्थिति में होने वाले चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहा जाएगा। अगर चुनाव लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के बाद हो रहे हैं तो उसे आम चुनाव कहा जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पक्ष और विपक्ष में भी कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, जिन पर अब नजर डालने की जरूरत है। इसके पक्ष में तर्क ये है कि इससे बार बार चुनाव कराने में खर्च होने वाले पैसों और समय की बचत होगी। वहीं बिल का विरोध करने वाले कह रहे हैं कि इससे जनता के प्रति नेताओं की जवाबदेही पर खतरा आ सकता है। पक्ष में एक तर्क ये भी है कि आचार संहिता से मुक्ति मिलेगी और प्रशासनिक क्षमता तेज होगी। जवाब में विपक्षी खेमा कह रहा है कि इससे क्षेत्रीय मुद्दे नजरअंदाज हो जाएंगे, क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभुत्व खतरे में पड़ जाएगा। क्षेत्रीय मुद्दों की जगह वोटर राष्ट्रीय मुद्दों को तरजीह दे सकते हैं। बिल को समर्थकों का कहना है कि एक साथ चुनाव होने से विकास की रफ्तार तेज होगी, जबकि विपक्षी ये तर्क दे रहे हैं कि इससे संघीय ढांचे पर असर पड़ेगा। इस बीच क्या इस बिल के कानून बनने की राह में कुछ संवैधानिक बाधाएं भी हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमने संविधान और कानून के जानकारों से बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2/3 बहुमत जो लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका, और जो संख्या है प्रत्येक हाउस की उसके आधे से अधिक, तो इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। चूंकि इसमें जो है पंचायतों का और जो शहरी निकायों का भी इलेक्शन को लाया जा रहा है, तो उस प्रावधान पे जो है आधे से अधिक विधानसभाओं का भी इसका पारित कराने का जो जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि चूंकि एक राष्ट्रीय इसमें जो है कंसेंसस बन रहा है, तो ये संविधान संशोधन पास हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती हुई दिख रही है। अब उस सवाल का जवाब जिसका जिक्र हमने कुछ ही देर पहले किया था, बिल को अगर जेपीसी में भेज दिया गया तो उसके बाद क्या होगा? जेपीसी में अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बिल पर चर्चा करेंगे। बिल पर विस्तार से चर्चा में लंबा वक्त लग सकता है। जेपीसी में चर्चा के बाद बिल को दोबारा सदन में लाया जाएगा, जिसके बाद सदन में बिल पर दोबारा बहस होगी। इस बीच आज बिल पर वोटिंग का जो आंकड़ा सामने आया, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठा दिया।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पोस्ट कर दावा किया कि सरकार के पास बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है। इसके पक्ष में उन्होंने सदन में हुई वोटिंग के कुछ आंकड़े रखे। दरअसल लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या 542 है। एक सीट टीएमसी सांसद के निधन से खाली हो गई है। यहाँ इस विधेयक के पास कराने के लिए कम से कम 361 सांसदों यानी 2/3 का समर्थन जरूरी है। हालांकि वोटिंग के दौरान लोकसभा में उपस्थित सांसदों के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है। एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जबकि इंडिया के पास 233, जबकि 16 अन्य के पास। ऐसे में लोकसभा से बिल को पास कराने के लिए विपक्ष को भी भरोसे में लेने की जरूरत होगी। दूसरी तरफ अगर राज्यसभा की बात करें तो यहाँ कुल 231 सांसद हैं। बिल पास कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत 154 होता है। यहाँ भी मतदान के लिए मौजूद सांसदों के आधार पर संख्या में परिवर्तन हो सकता है। एनडीए के पास 119 और इंडिया के पास 84 सांसद हैं, जबकि अन्य 28 हैं। यहाँ भी बिना विपक्ष को साथ लिए बिल को पास करा पाना आसान नहीं होगा। अब मणिकम टैगोर कह रहे हैं कि सरकार बिल पास नहीं करवा पाएगी, तो केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि सब नियमों से हो जाएगा। आज सरकार का 2/3 नहीं है इनसाइड हाउस में, और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी था। जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में रिपोर्ट बनाएगा, वापस आ जाएगा। जब इस पर बहस होने के बाद जब ये बिल का रूप लेगा, तब संविधान संशोधन में जितनी आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाएगी। इस बीच हमें ये जानकारी भी मिली है कि आज 20 से ज्यादा बीजेपी के सांसद लोकसभा से गैर हाजिर रहे। व्हिप जारी होने के बाद भी ये सदन में उपस्थित नहीं हुए। अब बीजेपी इनसे जवाब तलब करेगी। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज बात होगी सियासत के प्रियंका स्वैग की। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात। भारत को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाता है कृषि और उद्योग, लेकिन इस कृषि उद्योग की जोड़ी को भी जरूरत है एक और साथी की, पीकेटी टायर्स, जो रखे किसान की मिट्टी का खूब ख्याल और उद्योग